मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। दुनिया में मेट्रोपॉलिटन शहर 5 सहूलतों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। सड़कें, पीने का साफ पानी, हेल्थ सिस्टम, रिहायशी सहूलतें और आबादी का कंट्रोल। आप अगर कराची को इस मयार पर देखेंगे तो आपको दुनिया में आबादी के लिहाज से 11वें बड़े शहर में ये तमाम सहूलतें नापैद नजर आएंगी। कराची में ये पांचों नहीं है और अगर हैं तो इंतहाई बुरी हालत में है। ये एक अलमिया है, लेकिन दूसरा अलमिया इससे भी खौफनाक है। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुसलसल 13 साल हो चुके हैं। ये पार्टी अगर इन 13 बरसों में कराची को ठीक नहीं कर सकी तो फिर इसे मजीद कितने साल चाहिए। दूसरा, वफाकी हुकूमत ने 28 नवंबर 2018 को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाया था। इस पर मीटिंग्स होती रहीं, यहां तक कि वज़ीर-ए-आज़म ने 30 मार्च 2019 को 162 अरब रुपए से कराची के 18 मसूबों की मंजूरी दे दी। इस ऐलान को आज 17 माह हो चुके हैं, लेकिन धेले का काम नहीं हुआ। आप इससे भी बड़ा अलमिया देखिए, आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस प्लान को हतमी शक्ल देने का हुक्म दे दिया। यानी जब कराची डूब गया, जब बारिश के 5 दिन बाद भी शहर से पानी, कीचड़ और कचरा नहीं निकाला जा सका, जब क्लिफ्टन और डिफेंस के शहरियों ने कंटोनमेंट बोर्ड पर हल्ला बोल दिया, तो भी क्या हो रहा है? हतमी शक्ल देने की हदायत की जा रही है। काम अभी भी स्टार्ट नहीं हो रहा। चुनांचे हालात आज भी ये हैं। दिन और 4 रातें अकेले अंधेरे में जनरेटर बैठ गया, यूपीएस बैठ गया। आज 5वां दिन है, मेरे घर में लाइट नहीं है। 5वां दिन है। आप बुखारी चले जाएं, वहाँ घुटनों पानी खड़ा हुआ है। भाई तो आप आगे निकालो ना। बारिशों के बाद तो रहना मुश्किल हो गया है, लेकिन ये प्रॉब्लम्स तो सदियों से चली आ रही हैं। घरों में पानी फराहम नहीं करते, सड़कों को खोद के उनका बुरा हाल कर दिया है। कराची के मसाइल देखे और बेपनाह मसाइल हैं। अब इसमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने के बजाय मेरा ख्याल ज़रूरत है कि इन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो दी जाए। कराची के मसाइल आज पैदा नहीं हुए। कराची के जो नशेबी इलाके थे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दी गई। आप देख लें कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जगह वो डिफेंस का फेज़ है। तो ये चीज़ें जो है ये इनको हल करने की ज़रूरत है, इन पर सियासत नहीं खेलनी चाहिए। इमरान खान उस पाकिस्तान के साथ नहीं चल सकते जिसमें सियासत को कारोबार के तौर पे लिया जाए, अपने ज़ाती मफादात के इस्तेमाल का एक जरिया बनाया जाए। अस्पताल देखें, उनकी बुरी हालत, आप सड़कें देखें, उनकी बुरी हालत, आप सीवरेज सिस्टम देखें, उसकी बुरी हालत, आप वहाँ पे अमन व अमान को देखें, उसकी बुरी हालत, आप स्कूलों को देख लें, घोष स्कूल बने हुए हैं, आप सेहत के उनको देख लें, न दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ पे, न एम्बुलेंस मिलती है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास है भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था ओमनी बैंक अकाउंट्स में, इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था और लीडरशिप उनकी गायब है। जब भी कोई मसला खड़ा होता है तो वो सियासी इंतकाम की बातें शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान में पहली बार डिफेंस के करोड़पति बाहर निकले हैं। यह क्या साबित करता है? आज से कराची में बारिशों का 7वां स्पेल भी आ रहा है। इसके बाद कराची के लोगों का क्या बनेगा? अल्लाह ताला कराची के लोगों पर रहम करे। कराची की जिम्मेदारी असल में किसकी है और यह शहर बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं शहला रजा साहबा, सिंध की सूबाई वजीर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फरदोश शमीम नकवी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। अली खुर्शीदी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, MKM पाकिस्तान के साथ इनका ताल्लुक है। और अर्शद वोहरा साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, कराची के साबिक डिप्टी मेयर हैं, PSP के साथ इनका ताल्लुक है। वोहरा साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, जाहिर है कराची का हिस्सा रहे हैं आप, MKM की शक्ल में भी, और दूसरा डिप्टी मेयर भी रहे हैं। सर, ये कराची की बर्बादी का असल जिम्मेदार कौन है और क्या ये कोई ठीक कर सकता है अब इसको? देखिए, ठीक होना तो कोई इशू नहीं है ना। ठीक होना तो नीयतों पे है। अगर नीयतें साफ होंगी आपकी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बर्बादी जो है वो पीपल्स पार्टी भी है, बर्बादी जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है। आपका भी ये सवाल होगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में तो आप भी रहे, मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में रहा हूँ, लेकिन ये फिरदौस शमीम नकवी साहब इस चीज के गवाह हैं कि मैंने जिन हालात में डिप्टी मेयरशिप चलाई थी और फिर जिन हालात में मैंने छोड़ी है, मैंने इसलिए नहीं छोड़ी थी कि मेरे खुदा ना खासा कोई मेरे ऊपर कोई प्रेशर या कोई चीज, सिर्फ और सिर्फ करप्शन, वसीम अख्तर की करप्शन, फारूक सत्तार की करप्शन, जो फारूक सत्तार उस वक्त लीडर थे। नहीं, वसीम अख्तर साहब ने करप्शन की है सर, वैसे वो तो कह रहे हैं मुझे फंड ही नहीं मिले। आप क्या बात कर रहे हैं? आप 15 अरब रुपए तो सिर्फ उनको एडीपी के मिले। ये जो नालों की सफाई की बात करते हैं, 1.5 अरब रुपए तो उनको नालों की सफाई के मिले हैं। उसके अलावा अभी फिरदौस शमीम नकवी साहब को चाहिए कि गवर्नर इमरान इस्माइल से सवाल करें कि भैया ये 1 अरब रुपए जो तो आप कह रहे हो एक हफ्ता पहले कि हमने वसीम अख्तर को दिए, तो पूछे तो सही किस लिए दिए? ये कोई सियासी रिश्वत थी या फिर ये सियासी रिश्वत थी या जेबों में डालने के लिए दे गए? और ये किस किस की जेबों में गए? इसमें वसीम अख्तर की जेब में भी गए और इमरान इस्माइल की जेब में भी गए। कराची पर ये 1 अरब रुपया नहीं खर्च हुआ, ये 1 अरब रुपया ये खुद कह रहे हैं ना। तो इस 1 अरब के अलावा और बहुत सारे इशूज हैं। ये सारे लोग चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, ये कराची की आवाम का खून चूस रहे हैं। ये तो आज डिफेंस के 1% या 2% जो लोग हैं वो लोग बेचारे सीबीसी के ऑफिस में पहुंच गए। ठीक हो गया। 99% अवाम का क्या होगा जो बेचारे अपनी रोजी रोटी को रोते हैं? ठीक हो गया, ठीक हो। अली खुर्शीदी साहब सर जवाब दीजिए, अली खुर्शीदी साहब जवाब दीजिए। एमकेएम का मेयर रहा है, एमकेएम के का शहर था ये, और फंड्स भी मिलते रहे आपको। आज अरशद वोहरा साहब आपके पुराने साबिक साथी भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि खा गए हैं आप लोग, और वसीम अख्तर साहब का नाम ले रहे हैं वो। तो अब आप देखिएगा कि पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा हो कि एलीट क्लास बाहर निकली है सर। डिफेंस के लोग जो करोड़पति हैं वो घेराव करने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये किस तरह लेके जा रहे हैं आप शहर को? अच्छा, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और इस एलिगेशन को अगर मैं इस तरह देखूं कि जो ये फरमा रहे थे कि फ़ंड्स मिले हैं, अगर फ़ंड्स का इशू था तो मतलब फ़ंड्स आ रहे थे तो ये ख़ुद भी डिप्टी मेयर थे ना, तो उस दौर में क्या बहुत सारे मतलब क्या फ्लाईओवर्स और ये वो, देखिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो ये प्रोग्राम पूरा 1 घंटा इसी तरह चलाया जा सकता है। यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम तराशी होगी। यहाँ इशूज़ पे अगर बात करनी है तो एक है ये हकीकत कि 140A के तहत जो है जिस अंदाज से इख्तियारात दिए गए थे 30 ईयर गवर्नमेंट को, उस अंदाज में ये शहर नहीं चल सकता। इसमें बिल्कुल 2 राय नहीं है। ये बात जब हम इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे थे उससे पहले भी ये बात कही गई थी। वाहिद पॉलिटिकल पार्टी थी एमके पाकिस्तान के जिसने ये बात कही थी कि ये जो मौजूदा निज़ाम दिया जा रहा है, और ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट हुआ था ना, इनकी तो बिल नहीं थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अगर 1 करोड़ रुपया मिला है वैसे इमरान इस्माइल साहब की तरफ से, जिसका जिक्र वोहरा साहब कर रहे हैं, वो किधर गया सर? और 1.5 अरब रुपया जो नालों को साफ करने के लिए थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन करके आ जाएं, थोड़ा सा अगर प्रिपरेशन करके आ जाते तो ये मैं ख्याल से ये वाली बात नहीं करते। मैं अपने अगर हल्के की बात करूं तो उधर भी मेरे पास इसी 1 अरब के हिस्से में जो है एक स्कीम मौजूद थी, शारा औरंगी और शारा कजाफी की, तो उसका 1 हफ्ते पहले ही जो है वो ग्राउंड ब्रेकिंग की है। तो ये बात मैंने कहा ना, तो इल्ज़ाम तराशी करना तो बहुत आसान है, 1 घंटा आराम से गुजर जाएगा ये सारी बातें करने में। मगर अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ पे बात करें तो देखिए कराची शहर सिसक रहा है, बिलक रहा है। पहले लोग सुरजानी, औरंगी और बल्दिया के लोग जो हैं वो एहतजाज करते थे, आज जो है अनोखा काम हुआ है। अच्छा, आज चूँकि वो एक अनोखा काम हुआ है तो वो हाईलाइट भी उसी तरह हुआ है। अगर इस पानी के इशू को लेकर या हमारे बिजली के इशू को लेकर या बारिश का पानी खड़ा है उस इशू को लेकर, सुरजानी, बल्दिया, औरंगी, ये जो इस तरीके के हमारी जो कच्ची आबादियाँ हैं उनके इलाकों के लोग जो है वो तवातुर के साथ, सिर्फ इस इशू पे नहीं, ये तो बारिश हो गई ना, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन डेवलप हो गई और उसमें बारिश हो गई और ये सूरत हाल आ गई है कि आज भी जो है वो DHA और कंटोनमेंट के जो एरियाज़ हैं वो डूबे हुए हैं। तो DHA और जो कंटोनमेंट के जो जिम्मेदारान हैं उनसे पूछा जाए सवाल, बजाय इसके कि ये 30 ईयर गवर्नमेंट पे बात करनी है, स्ट्रेंथन करनी है। वैसे तो पूरे कराची से पूछना चाहिए, हर उस शख्स से पूछना चाहिए जो बरसे इक्तदार रहा है, जिसके पास थोड़ी देर का भी इख्तियार रहा है, उसने शहर को बर्बाद कर दिया। सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, 11वां बड़ा शहर है पूरी दुनिया के अंदर, और देखिए 5 दिन बारिश को गुजरे हुए चले गए लेकिन पानी नहीं गया वहां से,
और हालात आज भी बिजली बंद है, आज भी गैस बंद है, आज भी पानी नहीं है लोगों के पास, जनरेटर तक जवाब दे गए हैं, लोगों के प्रॉपर्टी तबाह होगी। सर तो ये जाहिर है पूछना तो चाहिए, शैला साहबा कौन जवाब देगा इस चीज का? 13 से ये शहर आपके पास है और पहली 5 साल तो वफाक में आपकी गवर्नमेंट भी थी, तो किया क्या? अच्छा, सबसे पहली बात ये कि अरशद वोरा साहब ने अपने सवाल में, अपने जवाब में पहले हमारा नाम लिया और फिर खुद ही बता दिया कि हमने इस दफा इतने अरब रुपए दिए हैं। इससे पिछले साल जो है फैसल वावड़ा ने बताया था कि 20 माह में 16.5 अरब रुपए दिए हैं। तो आज जमाली यहाँ के एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ पेपर्स जो है अपने ट्वीट किए हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने कितने पैसे दिए। तो ये गलती ये हो सकती है कि पंजाब में जैसे पीटीआई ने किया, डिसॉल्व कर देना चाहिए था। पैसे भी हम दें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमने ही काम किया, नालों की सफाई के पैसे देके भी नाले हम साफ कर रहे थे। तो मेरी समझ में नहीं आता कि ठीक है आप मुखालफत में बात कर रहे हैं लेकिन दलील फिर हमारी ही दे रहे हैं कि हमने पैसे दिए। तो मैं ये समझती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि सबको ये समझना चाहिए कि कराची में इस वक्त जो आबादी है उसमें फेडरल गवर्नमेंट ने क्या किरदार अदा किया। 229 अरब रुपए एनएफटी में कम दिए, 8 अरब जो है वो एफआर ने काटे ना, वो सिर्फ कराची का तो नहीं है। एक मिनट अगर एनएफसी अवार्ड के पैसे पूरे नहीं मिले तो पूरे सूबे को नहीं मिले, तो सिर्फ कराची नहीं है। कराची तो आप जिम्मेदार हैं बराह रास्त उसके। चौधरी साहब, उन्हीं पैसों में जब हमें मिलते हैं तो हम तमाम डिस्ट्रिक्ट को, तमाम डिविजन्स को देते हैं। सिर्फ 169 कह सकते हैं, 69 जो है टोटल सिंध में मंसूबे चल रहे हैं, जिसमें से 93 जो हैं वो कराची में है। लेकिन ये कराची का प्रॉपर्टी टैक्स कहाँ जा रहा है? ये जो सेस लगाया जाता है जो मिलों के ऊपर है, उसके 165 अरब रुपए उसके होते हैं साल में, वो किधर जा रहा है? देखिए जी, इससे भी कराची का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इनको पैसे देने के अलावा वो हमने किया है। कराची के हॉस्पिटल्स हैं, कराची यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये मैं बता दूं कि अभी भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है उसमें 200 बिलियन के अलग काम चल रहे हैं, सबसे ज्यादा यहीं के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ, यहाँ पे एमक्यूएम के भी लोग हैं और पीएसपी के भी लोग हैं कि 161 अरब रुपए सिर्फ ऐलान करने के लिए थे और लास्ट ईयर जो फेडरल के मंसूबे चल रहे थे उन सबका फंड रोका गया। बीआरटी के 10 अरब देने थे बजट में, लेकिन 2 अरब का अनाउंसमेंट किया गया और दिए नहीं। और मैं लाइन से मंसूबे बता सकती हूँ, उनके रोके गए। और फिर जो डेवलपमेंट बजट जिसके इमरान खान मुखालिफ थे वो अपने लोगों को दिया गया। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए 18 सूबों का वफाक ने जिम्मेदारी ली थी, 162 अरब रुपए अनाउंस भी किए थे, 17 महीने हो गए, उस पर कोई काम नहीं हुआ। ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन सवाल फिर वही है कि नाले वफाक ने साफ करने हैं, सड़कें वफाक ने आके बनानी है, पानी वफाक में आपने आके निकालना है, तो सिंध गवर्नमेंट ने क्या करना? देना चाहती हूँ चौधरी साहब, नाले केएमसी की जिम्मेदारी थी, पैसे भी दिए, लेकिन फिर भी हम साफ कर रहे थे। और अरशद वोरा से लेकर खुर्शीदी साहब तक कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे दिगरगू हाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का होना चाहिए था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का हाल बेहतर है। हमने सारे नाले साफ कर रहे थे 38, एनडीएमए आई है तो हम 80% काम कर चुके थे, उन्होंने सिर्फ 3 नाले संभाले। उन्होंने खुद कहा कि सिंध हुकूमत ने जो है जो कहा था वो सही है, नकवी इलाकों में पानी था वो उतर गया और हमारे पास 3 नाले हैं। पैसे इन्हें दें, नाले हम साफ करें, फिर भी हमारे ऊपर मसला है। पैसे इन्हें दें, डेवलपमेंट हम कराएं, फिर भी हम पे मसला है। फरदौस शमीम नकवी साहब, सर ये फरमाइएगा, आज तो डीएचए के लोग बाहर आ गए सर, क्लिफ्टन के लोग बाहर आ गए, यानी करोड़पति, वो लोग जो कभी इस सड़क के ऊपर पांव नहीं रखते थे, आज वो भी इतने मजबूर हो गए हैं कि उन्होंने भी कंटोर का उस पर हल्ला बोल दिया, घेराव कर लिया। तो सर ये क्या आप चाह रहे हैं कि 2 करोड़ लोग बाहर आ जाए कराची के, फिर आप कराची के इश्यूज को संभालेंगे? देखिए, मैं आपने प्रोग्राम में जो शुरू में इंट्रोडक्शन किया था, मैं उसके ऊपर रहता हूँ हिस्से में, फिर बाद में बाकी चीज़ों पर भी। आपने कहा था कि क्या तरीक़ाकार है कराची के मसाइल हल करने का। ऑब्वियसली कराची को मसाइल हल करने का जो हमारे नज़दीक हल है वो ये है कि कराची को एक यूनिफाइड अथॉरिटी के नीचे होना चाहिए, और जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट
बिल 2013 का था वो नाकाम हो चुका है, और इसका इतराफ सईद गनी साहब भी कर चुके हैं, सब लोग कह चुके हैं कि इसमें गुंजाइश है बेहतरी की। वो गुंजाइश कहते हैं, हम समझते हैं कि इसकी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। अकाउंटेबिलिटी हर इदारे की होनी चाहिए, इस पे भी मेरे ख्याल से किसी को एतराज नहीं है। तो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस उस बिल के अंदर या किसी और बिल में डाल लें या कवानीन में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो डीएचए वाले हों, चाहे क्लिफ्टन बोर्ड वाले हों, चाहे केएमसी वाले हों, चाहे इमरान। एक एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाए कराची के अंदर और इस्लामाबाद से भेजा जाए उसको, ताकि वो जाके वहां पे मसाइल हल कर सके, तो वाकई कोई इस किस्म की तजवीज है कि कराची शहर को एक एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर दिया जाए? जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो इस मशवरे कभी सुनेगी भी नहीं, मानेगी भी नहीं, और उसके बारे में चीफ मिनिस्टर सिंध ने बड़े बांगे दौहल ऐलान कर दिया है। अगर वो एडमिनिस्ट्रेटर कोई आएगा तो वो फिर आएगा उसी आर्टिकल के तहत जिसके तहत मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ, 149(4) के तहत म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ आ जाए कोई तो बड़ी खुशाइन बात होगी कि भाई हो जाए। अलबत्ता जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है इस कमेटी के तहत वो ये है कि वफाक कुछ प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी वफाक लेगी, कुछ सिंध गवर्नमेंट लेगी, एक एपेक्स कमेटी बनी होगी जो हाँ उसकी प्रोग्रेस मीट की जा रही होगी। वफाक ने जो मंसूबे लिए हुए हैं उसके अंदर अगर सूबे की तरफ से कोई रुकावटें आएंगी तो वो वहाँ दूर कर दी जाएंगी। अगर सूबे को कोई दुश्वारियाँ हो रही हैं वफाक से वो उस एपेक्स कमेटी में और एक विद इन अ टाइम फ्रेम कराची के 6 बड़े मंसूबों के ऊपर काम हो जाए। तो 6 बड़े मंसूबे जो हैं वो भी अभी तक आप सबके आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं मैं रिपीट कर दूंगा। सर वो देखिए सबसे अहम मंसूबा नकवी साहब, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है कराची की 17 माह से उस पर कोई काम नहीं हुआ। 162 अरब रुपए वफाक ने देने थे, नहीं दिए, और आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो हिकमत अमली बनानी थी वो तैयार की जाए। गोया कि अभी भी आपने तैयारी पूरी तरह नहीं की और कराची का मरीज तो मर रहा है सर, तो दवाई आपने कब देनी है? जब वो फोत हो जाएगा पूरी तरह फिर आप दवाई देंगे। दूसरा ये फरमाइएगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कराची तशरीफ क्यों नहीं ला रहे? प्राइम मिनिस्टर साहब बुध को आ रहे हैं, अनाउंस हो चुका है, और आशूरा और बाकी मसरूफियात जो थी और उसकी वजह से और जो वो पिंडी से इस्लामाबाद से करना चाह रहे थे वो काम कर रहे थे। इंशाल्लाह बुध को होंगे। 2 दिन के लिए आ रहे हैं बुध जुमेरात में से कि 1 दिन पे लैंड कर जाएंगे और 2 दिन रहेंगे, जो मुझे इत्तला है टिल लास्ट। जहाँ तक 162 अरब का ताल्लुक है उसके अंदर 105 अरब जो थे वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थे, जिसमें से 71 बिलियन जो है वो ML1 का वो हिस्सा है जो कराची KPT से लेके पिपरी तक है, जिसको डी बंडल करके एक्नेक से पास करवाया गया 2 महीने हो गए और अब वो टेंडरिंग स्टेज में जा चुका है। दैट इज 71 बिलियन आउट ऑफ दैट। जो कराची की ग्रीन लाइन का मंसूबा है उस पर काम हो रहा है। कराची के फायर टेंडर्स 50 दिसंबर में आ जाएंगे। NED की इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन समय रख दिया गया। जो बड़े मंसूबे जो फंसे हुए हैं उनका भी जिक्र कर दूं। देखिए, हमने कहा था लियारी एक्सप्रेसवे को स्ट्रेंथन करके हैवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। इसके ऊपर NHA और हमारे जो इंजीनियर जिन्होंने हमें एडवाइस दी थी उनमें डिबेट चल रही है। दूसरा मेजर मंसूबा जो है वो अगेन राइट ऑफ वे के ऊपर आके अटक गया कि M10 के ड्यूलाइजेशन, जब तक वो जमीन एक्वायर नहीं होती वहां सड़क पे काम नहीं हो सकता। 2 बड़े मंसूबे ये फंसे हुए हैं इसके अंदर, M10 की और लियारी एक्सप्रेसवे के ऊपर इंजीनियरिंग की, ठीक है, और जो रेलवे वाला है उस पर काम हो रहा है। बाकी जो मास ट्रांजिट ग्रीन लाइन का है, मैं उम्मीद रखता हूँ बसों का टेंडर खुल चुका है कि कराची के अंदर ये पूरी अब जिम्मेदारी ले ली है। खुद सिंध हुकूमत ने ऑरेंज लाइन की जिम्मेदारी भी वफाक को दे दी है चलाने की। हम इंशाल्लाह वो भी चला देंगे। अच्छा, मैंने नकवी साहब ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं चारों मेहमानों के पास एक ही सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि कराची के मसले हल कैसे होते हैं। सर, अब लोग ना बातें सुन सुन के थक गए हैं, अब वो हल चाहते हैं। तो आप 4 बड़ी पार्टीज हैं, कराची के स्टेक होल्डर्स हैं आप, तो आपके पास कोई ना कोई तो हल होगा ना इस शहर को ठीक करने का। तो वो हल क्या है? एक छोटी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। फरदौस साहब, ये फरमाइएगा सर, हल क्या है कराची का सर? क्योंकि इस तरह तो नहीं छोड़ा जा सकता इस शहर को। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप, इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता, ऐसा नहीं चलेगा। इसको दुरुस्त करने के लिए सिस्टम जब तक नहीं बनाए जाएंगे और सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जिसके अंदर एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट आर्टिकल 140A इन लेटर एंड स्पिरिट नहीं इंप्लीमेंट किया जाएगा,
नहीं चलेगा। जिस सूबे के अंदर पीएफसी अवार्ड नहीं हो वहां तो पैसे किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 2007 से नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई एक शहर पूरे सिंध का मिसाल के तौर पे नहीं पेश किया जा सकता कि हमने ये 2013 के निज़ाम के तहत देखिए इतनी खूबसूरती से ये शहर चला है कि ये कराची में जो एमक्यूएम वाले बैठे हुए थे इनकी बदनीयती थी, शक्कर में पीपल्स पार्टी वाले बैठे हुए थे, लड़काना में थे, बाकी जगहों पे थे, उसको एक आइडियल शहर बना देते कि वहाँ की तारीफें पूरा पाकिस्तान रहा होता और देख रहा होता कि इससे साफ सुथरे शहर नहीं है, इससे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, कूड़ा वहाँ नज़र नहीं आता, रोज के रोज सफाई होती है, गार्बेज में रिसाइकलिंग स्टेशन लगे, यानी दूध की नहरें ना बहाएं, लेकिन कम से कम ये तो लगे कि करेगा कौन में ये एक सूबे के साथ मिलकर करेगा या तमाम स्टेक होल्डर्स मिलकर करेंगे इसको? देखिए तमाम स्टेक होल्डर्स आईनी तौर पे तो दो ही हैं, या सूबा है या वफाक है। उसके बाद तीसरा स्टेक होल्डर जुडिशरी आती है जिसके पास जाना पड़ जाएगा। अगर वफाक और सूबे आपस में बात नहीं करेंगे तो जुडिशरी के जरिए करना पड़ेगा। चौथा स्टेक होल्डर को कोई भी नहीं चाहता कि वो आए। अगर फर्ज करें सूबा नहीं मानता तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? जी हमें फिर इस अगर सूबा नहीं मानता, सूबाई हुकूमत नहीं मानती तो फिर वफाक और आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? ये दो तीन ऑप्शंस है ना उसके ऊपर। एक तो आर्टिकल 140A की इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली हुई है। मैं दोबारा हर फोरम पे कह रहा हूं कि जस्टिस गुलजार साहब से कि वो उस पिटीशन को लें, उठाएं और उसके ऊपर हेयरिंग जल्द से जल्द शुरू कराएं, इसलिए कि या तो सिंध गवर्नमेंट खुद एक मसवदा देगी, एक मसवदा मैंने पीटीआई की तौर से जमा कराया हुआ है जो मैं समझता हूं कि इस मसले का हल है, एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का, एक एमक्यूएम का भी मसवदा जो है वो पड़ा हुआ है 2012 से जो उन्हीं ने डाला हुआ है। या इन तीनों मसौदों को सामने रख के तीनों पार्टियां जो असेंबली के अंदर है वो बैठ के बात कर लें। इससे के 148 ये आपके ज़हन में एक ही सॉल्यूशन है? नहीं 140A आर्टिकल 140A जो है वो पाकिस्तान, वो जावेद साहब जस्ट फॉर द ऑडियंस, वो तीसरी टियर बल्दियाती निजाम के बारे में लिखा हुआ है इनके अंदर। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि वो लिखी हुई है 3 लाइन। समझ गया। शैला रज़ा साहबा, देखिए वो फरदौस साहब का अपना एक व्यू है, वो ये कहते हैं कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो आपके ज़हन में कोई ऑप्शन आता है? अच्छा देखिए ये बात फरदौस साहब की जो है हमारे सीएम ने खुद भी हमसे आखिरी जो मीटिंग हुई है कैबिनेट की उसमें ये बात की है कि वो जो मौजूदा कानून था उससे खुश नहीं है और तमाम स्टेक होल्डर को लेकर वो सबसे राय लेकर जो है वो ज्यादा एम्पावर करना चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम को। तो ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि इसको बेहतर से बेहतर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात देने चाहिए, वो भी समझते हैं। अब बाकी पीएफसी वगैरह भी जाहिर है जब आप इस पे एम्पावरमेंट की तरफ जाएंगे तो होगा, लेकिन काश तीनों सूबों में हो जाता, हमारी तो बुरी गवर्नमेंट थी। दूसरी बात यह है कि आज की जो शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम तो ये कह चुके हैं कि हमने अपने सब असिस्टेंट कमिश्नर्स को कह दिया है पूरे सिंध के और खास तौर पे कुछ डिस्ट्रिक्ट को जो जिनको आफतज़दा करार दिया है कि अपने हॉटस्पॉट्स की जो है वो बताएं कि किस जगह पे क्या काम होना है। हमारे पास जितना है हम वो पूरा काम करेंगे बहुत सारी जगहों पे। मुझे केपी का भी कोई अभी 7 साल में इन्होंने बताया नहीं, जबकि वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट इनकी थी कि कोई मॉडल यूसी हो। मैं तो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रही। यहाँ पे ये बात सबको याद रखनी चाहिए कि 2011 तक लोकल गवर्नमेंट जो थी देही सिंध में भी फंक्शनल के और दूसरी जमातों के पास थी। ये बात वैसे नकवी साहब की बात तो दुरुस्त है, पूरे सिंध में हम किसी एक शहर को मॉडल नहीं बना सकते कि 13 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक मॉडल शहर क्रिएट कर दिया। मैं बता रही हूँ, अब मेरी बात पे यकीन ना आए तो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट भी देख लें, सिर्फ थर में ही 50% डिक्रीज डाउन रेट हुआ है और वहां पर जो हमने बिजली बनाई है अपने फैसलाबाद को दी है, वहाँ पे एयरपोर्ट बना है, वहाँ पे एनईडी यूनिवर्सिटी बनी है। इसके अलावा देही सिंध में भी बहुत बेहतरी आई है, चाहे वो रोड का सिस्टम हो चाहे कुछ। इस तरह से कह देना ये स्वीपिंग स्टेटमेंट हम भी दे सकते हैं
कि 30 ठीक, साल और 12 ठीक, साल ठीक, कराची ठीक। में बहुत वोहरा सारी साहब, लोकल गवर्नमेंट रही। कोई देखिए थर में आपने वाकई काम किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ इसको, इसमें बात ठीक है। वोहरा साहब ये फरमाइएगा कि सोल्यूशन क्या है सर? आप तो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं चले सर। हम दिखाएंगे। सर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि सिचुएशन यही है। एक सवाल का जवाब ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की तरफ से जो साहब हैं अली खुर्शीदी, मतलब मैं तो ये इनके लिए सिर्फ इतना कहूंगा कि अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। ये इन लोगों ने जो है अपना किबला सिर्फ और सिर्फ एक तरफ रखा है, पैसे बनाने की तरफ। और मैं इस पर पीपल्स पार्टी को इल्जाम इसलिए ठहराता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने जब पैसे दिए हैं तो पीपल्स पार्टी हिसाब क्यों नहीं मांगती इनसे? पीपल्स पार्टी पब्लिक क्यों नहीं करती है कि हमने ये पैसे दिए? 15 अरब रुपए एडीसी के दिए हैं। एडीसी के 15 अरब रुपए का मतलब ये होता है कि पूरे कराची में 750 करोड़ रुपए की स्कीमें बनाना। जब अपार्ट फ्रॉम दैट आपको 1 अरब रुपए अभी भी ये बता रहे हैं कि वैसे ये 15 अरब रुपया गया किधर है? आपके ज़हन में क्या आता सर? सिर्फ जेबों में गया ना, ये तो रिश्वतखोर है। ये तो किसकी जेबों में गया है ये बिल बांट के सबने खाया है। पीपल्स पार्टी ने और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने, दोनों ने खाया है। उसकी वजह ये है कि पीपल्स पार्टी क्यों नहीं क्लियर करती कि हमने इतने पैसे दिए हैं। और आप ये देखें, जब पैसा आता है, अभी 125 अरब रुपए का 1 अरब 25 करोड़ रुपए का जो है वर्ल्ड बैंक का आया नालों की सफाई पे। इससे पहले 1.5 अरब रुपए जो है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की बल्दियाती हुकूमत को मिला, तो वो उस वक्त भी तस्वीरें खिंचवाने सामने आ जाते थे। जब 1 अरब 25 करोड़ रुपए मिला, तब भी ये तस्वीरें खिंचवाने जो है वो नासिर शाह के साथ वसीम अख्तर पहुंच गए। तो ये तस्वीरी सेशन करते हैं जब पैसा मिलता है, जब पैसे की जरूरत होती है, और ये बिल बांट के खाते हैं। ये सारे बिल बांट के खाते हैं। कराची का इशू भी नहीं है। कराची का इशू जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कराची जो है वो बेशक दुनिया के 120 बड़े शहरों मुल्कों के बड़ा शहर है, लेकिन अगर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट करप्शन को आप खत्म कर दें। वैसे वोहरा साहब, वो सिंध गवर्नमेंट जो है वो 10 अरब डॉलर मांग रही है और आप कह रहे हैं कोई इशू कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं है। सर वो कह रहे हैं इतनी रकम चाहिए होगी उन्हें कराची को ठीक करने के लिए। बिल्कुल, मैं बताऊं, मैं अब आप मेरी चॉइस, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। कराची के साथ जो ज्यादती हुई है वो ये हुई है कि उसको फंड जितने भी मिले वो फंड जो है ना वो चोरी चकारी में चले गए। अब कराची जो है वो सबसे पहले तो आप कराची की पॉपुलेशन को जो है वो फाइनलाइज करें कि कराची की पॉपुलेशन है क्या, उसके बाद उसकी आप प्लानिंग करें। 55% आबादी आपकी जो है 55 से 60% आबादी आपकी कराची कच्ची आबादी में रहती है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपको कराची में इंटरसिटी माइग्रेशन और इंटर प्रोविंशियल माइग्रेशन को रोकना होगा। ठीक होगा, लेकिन उसके लिए ज़ाहिर कानून साजी करनी पड़ेगी। अली खुर्शीदी साहब ये फरमाइएगा, आपके ज़हन में क्या आता है सर? कोई ऐसा सोल्यूशन तो होगा ना सर? आप सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं कराची के आप। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके ये जो आपने सवाल किया उसका जवाब दूं कि कराची किस तरह ठीक होगा, एक बात जो मेरी बहन शैला रज़ा ने खुद एडमिट की कि सीएम साहब भी इस SLGO से मुतमईन नहीं है। तो ये बात तो तय हो गई कि ये बात जो है, इससे पहले जब तमाम ये काम किए जा रहे थे उस वक्त भी ऑन बोर्ड लेके तमाम चीज़ें और बेहतर की जा सकती थी। खुद एडमिट कर लिया इस प्रोग्राम में, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है कि इंसान गलतियों कोताहियों को एडमिट करता है और आगे ना करने का आदा करता है। तो ये काम तो किया, बिल्कुल ठीक है। कराची किस तरह ठीक होगा? कराची, हमारे पास देखिए रोल मॉडल क्या है, इसको पहले देखना होगा। हमने इससे पहले ये देख लिया जब मुशर्रफ का टाइम था, चाहे वो 2001 से लेके मैं अगर 2010 की बात करूं और फिर पिछले 10-12 सालों की मैं बात करूं कि जिस वक्त देखिए 2 अंदाज से कराची रन हुआ है। कराची जब तक खुद कराची वाला रन नहीं करेगा कराची ठीक नहीं होगा। पिछले 12 सालों से ये प्रैक्टिस की जा रही है कि कराची को लाड़काना से ऑपरेट करने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले इस्लामाबाद से ऑपरेट करने की कोशिश की जाती थी। बहुत माजरत के साथ, तो कराची के थे, मैं आपसे वो मेयर थे, फाइनेंशियल कराची वाले के पास कराची किसी के सामने ला देंगे। 140A की इंटरप्रिटेशन जो अदालतों में सिसक रही है, अदालतें भी सुन लें, अदालतें भी टेकअप कर लें इस इशू को ताकि क्लियर हो जाए। देखिए वफाक
डायरेक्टली 18 अमेंडमेंट के बाद जो है वो डायरेक्टली फाइनेंशियल जो इस तरह जो असिस्टेंस है उस तरह नहीं दे सकता। मान लिए आर्ग्यूमेंट है, प्रोविंस साइड से देने को तैयार नहीं है। आइन में लिखा हुआ है फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी दी जाएगी। कितनी दी जाएगी, कैसे दी जाएगी, देखिए इसकी तशरीह की ज़रूरत है। पिछले 10 सालों से ये बात कही जा रही है और फिर 2015 के बाद जब ये निज़ाम आया, इस निज़ाम में देखिए जैसे फिरदौस शमीम नकवी साहब ने एक बात कही, मैं उसको सेकंड करूंगा कि ठीक है जी कराची मेयर ने परफॉर्म नहीं किया, फॉर द सेक ऑफ योर आर्ग्यूमेंट मान ली जाए ये बात आपकी, तो कि कौन से मेयर ने परफॉर्म किया? क्या लाड़काना के मेयर ने परफॉर्म किया? क्या सक्खर जो है वो इस काबिल हो गया है कि उसकी जो है सड़कें साफ़ हैं? और एक बात मैं और कहूँगा कि देखें अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कराची का कि कराची को कराची वाले जब तक नहीं चलाएंगे ये प्रॉब्लम रहेगा। यहाँ देखिए ज़बरदस्ती की एक ऐसी हुकूमत कराची का जो है वो कराची वाले से क्या मतलब है सर? ये यानी कि जबरदस्ती एमकेएम के हवाले कर देना चाहिए या गवर्नमेंट जो है वो सिंध के अंदर जो है वो भी आपकी होनी चाहिए? कराची में मेयर कराची का होना चाहिए, क्या मसले से मतलब क्या सर आपका? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पिछले 12 सालों से एक प्रैक्टिस फॉलो हो रही है ना कराची को लेकर कि वो लोग जिनका कराची में स्टेक नहीं है, माजरत के साथ देखिए ये रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी कि यहाँ पे उनका स्टेक कितना है, यहाँ से कितना जो है उनको वोट पड़ता है। रूरल सिंध से जो है वो एक मेजॉरिटी लेकर, और वो भी एक डिबेटेबल टॉपिक है क्योंकि गिनाई सही नहीं गया है, मेरे शहर की आबादी जो है वो कैपिटल है ना सर सूबे का। ये तो नहीं हो सकता कि मुराद अली शाह साहब जो वो जाके सक्खर में जाके बैठ जाएं या वो नहीं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं। मेरा पॉइंट ये है, मेरा पॉइंट कैपिटल के अंदर ही बैठेंगे ना सर, तो आप उनको अलग तो नहीं कर सकते। मैं यही गुजारिश कर रहा हूं, तो पिछले 12 सालों से बैठे हुए ना, हाल देख लिया ना आपने कि आज जो है वो पॉश एरियाज जहाँ पे मतलब वो लोग भी बाहर आ गए, या सुरजानी बल्दिया औरंगी की मैं मिसाल पहले दे चुका हूँ। तो देखिए देयर इज समथिंग हॉरिबली रॉन्ग पिछले 12-13 सालों मुझे ब्रेक लेने चले साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि कराची को कराची वाले ही संभाल सकते हैं। दूसरा ये कि वफाक आपको पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदी। शाला साहब आप फरमाइएगा, वो कहते हैं कि जब तक कराची की क़यादत नहीं मिलेगी कराची ठीक नहीं हो सकता। मैं इनको ये जवाब देना चाहती हूँ कि मेयर अफगानी से लेकर अब्दुल सत्तार अफगानी से लेकर और आज तक फारिग होने वाले मेयर ये सब कराची के ही थे, और कराची के एमएनए एमपी हत्ता के एक ही पार्टी से थे 30 साल के, और हमेशा वफाक का हिस्सा रहे। उनका ख्याल ये कि सीएम भी कराची के होने चाहिए। तो फिर मियांवाली के वजीर आजम को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? रहमियार खान के पंजाब के वजीर आला को क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? ये इनका वो खन्नास है जो कभी जिनापुर था, और ये फेल हो चुके हैं। इनको अब कराची में कोई नहीं करता। ये तो मैच फिक्स था जो इतनी भी सीटें मिल गई, वरना हमने अपनी सीटें बढ़ाई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेल नहीं हुई कराची में? जी नहीं, हमने कराची में अपनी सीटें बढ़ाई हैं इस दफा इलेक्शन में, इसके बावजूद के मैच फिक्स था, लेकिन हमें ये फिर भी हटा ना सके, और बहुत सारी जगह पे हमने नई सीटें ली हैं। 14 एमएनए कराची से और 21 एमपीएस है उनके। जी मैं ये कह रही हूँ कि जब मैच फिक्स होता रहा ये खेलते रहे, लेकिन अब ये जितने बढ़ गए ये खुद जानते हैं। और जब ये आला स्विच हाथ में लेते थे ना अलग सूबा, उस वक्त भी ये कभी असेंबली से नहीं पास करा सके। जब ये 51 भी थे सूबाई असेंबली से, ये जब भी नहीं पास करा सके ये करारदाद। इन्हें ये नफरत की सियासत यहाँ तक ले आई कि टुकड़ों में बढ़ गए, लेकिन इससे बाज नहीं आ सकते। फिरदौस साहब ये फरमाइए सर, ये तो 7th स्पेल आ रहा है सर इसका बारिश का, और अगर ये हालात ठीक ना हुए और कुछ सिस्टम ना बना तो कराची कहां होगा फिर सर? देखिए मैं आपको बताऊं, जब सब पहले तो इंटरप्रिटेशन सही कर ली जाए। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि जो जहां से स्टेक होल्डर इलेक्ट होते हैं उनका डिसीजन मेकिंग में कोई से नहीं, इसलिए प्रॉब्लम अकर हो रही है। इसलिए ये अर्बन रूरल डिवाइड जो है ये ज्यादा प्रोनाउंस हो रहा है और ये मुल्क के लिए खतरनाक है। अनफॉर्चुनेटली रेस्क्यू 11, 22 दो सूबों में तो नजर आती है, सिंध में नजर नहीं आती, इसलिए हम रेस्क्यू 11, 22 को कॉल नहीं कर सकते इस सिचुएशन को सही करने के लिए। बाकी बहुत काम हुआ है, मैं इतना काम हुआ है कि सबको नजर आता है, तो मैं उस पर तो जानना नहीं चाहता। ये 7वां स्पेल आएगा, ये और मिजरी बढ़ाएगा, और मजबूरन फिर लोग आज डिफेंस के निकले हैं, फिर यही पीटीआई और ये एमक्यूएम और बाकी जमातें
सब कॉल देंगी और चीफ मिनिस्टर का हाउस होगा और हम लोग होंगे और फिर निज़ाम भी सही करवाएंगे और फिर वो बिल भी पास होगा। तो ये उस तरफ नहीं जानी चाहिए बात। जो बात बैठ के तय हो सकती है उसको जल्द से जल्द तय कर लिया जाए। फैसला हो गया है कि ये मामला सही नहीं है इस बिल के। मैं जो शैलास बीबी ने ये कहा है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात कही है, जो बात उन्होंने कही है उसमें फिर फौरी तौर पे अमल में लेके आना चाहिए कि लोगों को नजर आए कि कोई एक्शन शुरू हो गया है कराची को एम्पावर करने का। फजल आपने हम सुना, मेरी बस आपसे दरख्वास्त है कि कराची और अहले कराची के लिए आप दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इन्हें हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को भी हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जावेद चौधरी और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल देखिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।